नमस्कार, द रिलेटेबल शो में आपका स्वागत है। जी हाँ, आप ही का स्वागत है। और आज हम जिस वीडियो की बात करने जा रहे हैं उस वीडियो की चर्चा काफ़ी है। अभी ऐसा नहीं कि ये चर्चा अभी है। इस वीडियो के बारे में शायद बहुत लोग डायरेक्टली नहीं जानते, इनडायरेक्टली किसी ना किसी के थ्रू पता लगता है। मुझे भी मेरे कई आसपास के लोगों ने मुझे बोला है कि इस वीडियो को ज़रूर देखो। इस वीडियो में जो इंसान है उनका नाम है राजीव दीक्षित जी। वो अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन जब तक वो इस धरती पे थे तब तक ही वॉज अ प्राउड नेशनलिस्ट। उन्होंने भारत से प्यार किया और भारत के लिए ही काम किया। वैसे तो उनका जन्म यूपी में हुआ था। उनके आगे की पढ़ाई उन्होंने आईआईटी से कंप्लीट की। ही वॉज एन आईआईटीएन। उन्होंने आईआईटी कानपुर से अपनी पढ़ाई की। उसके बाद वो फ्रांस में जाकर उन्होंने वहाँ से पीएचडी किया। तो आप समझ सकते हैं कि उनका लेवल क्या है, उनकी सोच का लेवल क्या होगा। इसलिए आज हम एक उनके वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जो कि एजुकेशन पे है, इंडिया के एजुकेशन पे। आई होप कि आपको ये अच्छा लगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एक अंग्रेज अधिकारी भारत में आया जो लगभग 40 साल यहाँ रहा। उसका नाम था विलियम एडम। विलियम एडम बहुत उच्च स्तर का अधिकारी था। अंग्रेजों की जो संसद का एक हिस्सा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसमें बहुत दिनों तक वो सांसद था। और भारत में उसको बहुत उच्च स्तर का अधिकारी बनाकर भेजा गया था। उसकी हैसियत इतनी बड़ी थी कि वो भारत में आकर अगर गवर्नर को या वायसराय को कोई सुझाव दे दे, अच्छा, तो वायसराय उसको कानून बनाने के लिए मजबूर होता था। विलियम एडम इस स्तर का अधिकारी था। उस विलियम एडम के नीचे काम करने वाले कुछ अधिकारी थे, जिनमें से एक था मैकॉले, टीबी मैकॉले। मैकॉले की तो आपने बार बार चर्चा सुनी है, बार बार नाम भी सुना है। लेकिन विलियम एडम के बारे में शायद आप में से कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये मैकॉले का बॉस था। मैकॉले भारत में शिक्षा व्यवस्था के बारे में जितना भी अभ्यास करता था वो अपने इमीडिएट बॉस विलियम एडम को भेजता था। तो विलियम एडम ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट लगभग 1700 कुछ पन्ने की है। 1780 पन्ने हैं उस रिपोर्ट में। वो रिपोर्ट संसद में पेश की गई। संसद माने अंग्रेजों की संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश की गई। और इस रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों को पता चला कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। विलियम एडम की रिपोर्ट में से कुछ तथ्य मैं आपको देता हूं जो इस समय अंग्रेजी संसद के रिकॉर्ड्स पर है। आप जानते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो भी बहस होती है वो सभी रिकॉर्ड में रहती है। और जो रिकॉर्ड में आ जाती है वो उनका डॉक्यूमेंट्स बन जाती है, दस्तावेज बन जाती है। और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक प्रेस है जिसको हंसार्ड कहते हैं, वो जरूरत पड़ने पर समय समय पर ये डॉक्यूमेंट्स को प्रकाशित करती रहती है। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर विलियम एडम की रिपोर्ट, जिसमें जगह जगह पर मैकॉले की दी गई टिप्पणी। मैं पहले मैकॉले की एक छोटी सी, बाय द वे अगर आपको नहीं पता तो मैकॉले, टीबी मैकॉले वाज लिटरली द फाउंडर ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो मुझे लगा कि मैं आपको ये चीज़ बता दूं ताकि आप इसे जाने और वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आपको ये चीज़ समझ में आती रहे। क्योंकि सर जिनकी बात कर रहे हैं वो इंडियन एजुकेशन का फाउंडर था। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में क्या कहना है राजीव सर का। लाइन आपको सुना देता हूँ। मैकॉले और विलियम एडम भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अंग्रेजों की संसद में जब बात कर रहे हैं तो घंटों घंटों उन्होंने बात की है। एक दिन रॉबर्ट क्लाइव, ये टीबी मैकॉले 2 फरवरी सन 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़ा होकर भाषण दे रहा है और कह रहा है कि मैंने भारत का उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पूरा इलाका घूम लिया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो मैंने भारत का नहीं देखा है। और मैंने भारत का बाहरी क्षेत्र भी देखा है, आंतरिक क्षेत्र भी देखा है। देखने के बाद मैं जो कह रहा हूँ आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो सत्य है वो मैं आपको कहूंगा, उसको मैं अपने अंदर रोक नहीं सकता। सत्य क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि संपूर्ण भारत को उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में घूम लेने के बाद उसने अंग्रेजी का एक मुहावरा इस्तेमाल किया है, आई हैड ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ माने सब भारत मैंने देख लिया, मैंने पूरा भारत देख लिया। और उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि भारत देश में आज तक कहीं भी भिखारी देखने को नहीं मिला, कोई बेरोजगार आदमी देखने को नहीं मिला। गांव के किसी कोने में किसी स्थान पर बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति न मिला जो किसी पर पराश्रित हो। आज तक मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को भारत में नहीं पाया। पराश्रित एज इन डिपेंडेंट हो। आई होप
नहीं, बहुत लोगों को हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मुझे लगा बता देना चाहिए। हाँ, जो अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता हो, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1835 में वो बोल रहा है। आज से लगभग आप कल्पना करें तो 170 साल पहले बोल रहा है। तो 170 साल पहले इस देश में कोई भिखारी नहीं था। जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। कोई भिखारी नहीं, सोने की चिड़िया नहीं। फिर वो कहता है टीबी मैकॉले कि मैंने दुनिया के बहुत शहर देखे हैं, पेरिस देखा है, बर्लिन देखा है, हैम्बर्ग देखा है, मॉस्को देखा है, फ्रैंकफर्ट देखा है, शिकागो देखा है, न्यूयॉर्क देखा है, लंदन तो अपना है ही, बार बार देखा है, लेकिन इन सभी शहरों की कुल संपत्ति भारत के एक शहर से भी बहुत कम है। What? तो उसको पूछा गया प्रश्न कि बताओ वो कौन सा शहर है, तो कहता भारत का एक शहर सूरत, और यूरोप के सारे शहर एक बाजू में, तो भी सूरत इन सभी पे भारी पड़ता है। इतनी संपत्ति, इतना धन मैंने उस शहर में देखा है। और वो कहता है कि इतना धन और संपत्ति जिस समाज के पास हो, उस समाज को गुलाम बनाना एकदम मुश्किल है। सही बात है। वो ये कहता है, मैं ये तो नहीं कहता कि असंभव है, लेकिन मुश्किल बहुत है। फिर वो कहता है कि मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सरकार को, कि अगर भारत को गुलाम बनाना हो तो इनका वैभव, इनका धन, इनकी संपत्ति को खत्म करो। तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसद उसको पूछ रहे हैं कि भारत का धन, भारत का वैभव और भारत की संपत्ति को खत्म करने के लिए तुम्हारे पास क्या योजना है? तो कहता है भारत की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करो। वो कहता है कि भारत में जितना भी धन है, संपत्ति है, वैभव है, ये भारत की शिक्षा व्यवस्था के कारण है। तो कोई सांसद पूछ लेता है कि अच्छा बताओ भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? तो कहता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहला सत्य ये है कि यहाँ निरक्षरता नहीं है। नो इलिटरेसी, माने लिटरेसी कंप्लीट। तो उसको पूछा गया क्या संपूर्ण भारत में एक जैसा है? तो कहता है दक्षिण भारत में लिटरेसी 100% है। दक्षिण भारत का माने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो कहता है दक्षिण में तो 100% है, पश्चिम भारत में 98% है, 98% है, उत्तर भारत में लगभग 82% के आसपास है, मध्य भारत और बचे हुए भारत में लगभग 87% के आसपास है। तो मैं कह सकता हूँ कि लगभग भारत साक्षर है। उसी समय एक दूसरा सांसद खड़ा होकर पूछता है कि अच्छा आप ये बता सकते हैं कि इंग्लैंड की स्थिति क्या है? तो उनका ये मैं तो नहीं बता सकता, एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं वो बताएं। तो एजुकेशन मिनिस्टर खड़े होकर बोलते हैं कि जब भारत की साक्षरता लगभग 100% है, उस समय इंग्लैंड माने 3 राज्यों का समूह, अभी जिसको आजकल स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और न्यू साउथ वेल्स मिला के, तो वो कहते हैं कि ये जो 3 राज्यों का समूह है जिसको ब्रिटेन कहा जाता है, इसमें कुल साक्षरता 17% भी नहीं है। What? 17? 17% भी नहीं है। 17% माने 17। तो फिर पूछ रहे हैं कि भाई कारण क्या है इसका, भारत में इतनी साक्षरता और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। तो वो कह रहा है टीबी मैकॉले के इस समय भारत में 7,32,000 रेवेन्यू विलेजेस हैं, राजस्व वाले गांव। तो नॉन रेवेन्यू वाले, उसने कहा वो मुझे नहीं मालूम। वो कह रहा 7,32,000 राजस्व गांव हैं, और ऐसा एक भी राजस्व गांव नहीं है जहां पर स्कूल की व्यवस्था नहीं है। तो फिर उसको प्रश्न पूछा गया कि क्या भारत के लोग इसको स्कूल कहते हैं? मतलब आप सोचो कि उस टाइम पे 1835 पे ये लोग 1835 की बात कर रहे हैं, और उस टाइम पे इंडिया इतना ज़्यादा आगे था, इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि इलिटरेसी रेट अराउंड 100 था। तो उनका नहीं, मैंने कहा है स्कूल, भारत के लोग इसको गुरुकुल कहते हैं। गुरुकुल, यस। उसने गुरुकुल को स्कूल में ट्रांसलेट किया है। बाद में वो कहता है कि शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो गुरुकुल के बराबर हो, तो मैं स्कूल कहता हूँ। तो हम ऐसा मान लें कि मैकॉले बोल रहा है 2 फरवरी 1835 को हाउस ऑफ कॉमन्स में कि भारत के 7,32,000 गांवों में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर गुरुकुल ना हो। इसका अर्थ क्या है? हर गांव में एक गुरुकुल है। फिर उसको पूछा गया इस गुरुकुल में क्या होता है? तो उनका पढ़ते हैं।
तो कितने विद्यार्थी हैं? तो उसने कहा सबसे बड़ा गुरुकुल मैंने देखा है वो 20,000 विद्यार्थियों का है, और जो सबसे छोटा गुरुकुल मैंने देखा है वो 200 विद्यार्थियों का है। माने जो गुरुकुलों के बड़े होने का अंदाजा हम लगाना चाहें तो 200 विद्यार्थियों से लेकर 20,000 विद्यार्थियों तक के गुरुकुल इस देश में चलते हैं 1835 के आसपास। 20,000। फिर वो पूछ रहे हैं कि ये जो 20,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल है इसकी व्यवस्था कैसे होती है? ये तो बहुत बड़े विद्यार्थियों का समूह है, कैसे पढ़ाते हैं, व्यवस्था कैसे होता है? बिल्कुल। तो वो कहता है कि भारत के इन सभी गुरुकुलों में मॉनिटोरियल एजुकेशन होती है। मॉनिटोरियल एजुकेशन का मतलब हम सब समझते हैं कि आचार्य ने किसी विद्यार्थी वर्ग को तैयार किया। मान लीजिए उसमें 50 विद्यार्थी, अब वो 50 विद्यार्थी अपने से नीचे वालों को पढ़ाएंगे। ओके। और वो 50 विद्यार्थियों ने जिनको पढ़ाया वो उनसे अपने नीचे वालों को पढ़ाएंगे। तो वो कहते हैं कि एक आचार्य अगर है और उसके साथ 50-60 विद्यार्थियों का समूह है जिनको वो नियमित रूप से पढ़ाते हैं तो वो 20,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल आराम से संभालते हैं। और उसने परिभाषा दिया है कि जो आचार्य 20,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को संभालते हैं उनको भारत में कुलपति कहा जाता है। कुलपति। कुलपति, कुलपति माने 20,000 विद्यार्थियों के समूह की शिक्षा व्यवस्था करवाने वाला व्यक्ति, उसको कुलपति कहा जाता है। फिर उसको पूछा गया है कि ये जो गुरुकुल चलते हैं इनमें विद्यार्थी हैं वो किस वर्ग के हैं? तो वो कहता है कि भारत के नागरिक 4 वर्णों की बात करते हैं, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वो कहता है कि ये सभी विद्यार्थी इन समूहों में से आते हैं। तो एक अंग्रेज उसको पूछ रहा है कि हमने तो कभी सुना था कि भारत में ज्यादा शिक्षा ब्राह्मणों के लिए है। वो कहता है नहीं, दस्तावेज बताते हैं कि ब्राह्मणों के लिए भी शिक्षा है, वैश्यों के लिए भी है, क्षत्रियों के लिए भी है और शूद्रों के लिए भी है। तो फिर उसको पूछ रहे हैं कि क्या तुम परसेंटेज में ये बता सकते हो कि ब्राह्मण कितने हैं, वैश्य कितने हैं, क्षत्रिय कितने हैं, शूद्र कितने हैं? तो वो कहता है कि दक्षिण भारत के जितने गुरुकुल हैं उनमें शूद्रों की संख्या सबसे ज्यादा है, और पश्चिम भारत के जितने गुरुकुल हैं उनमें वैश्यों और ब्राह्मणों की संख्या लगभग बराबर है, और उत्तर भारत के जितने गुरुकुल हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या क्षत्रियों की है, और बाकी जो 3 हैं ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र ये लगभग बराबर हैं, और मध्य भारत में लगभग सब बराबर है। ओके। तो कुछ लोग चौंक जाते हैं, वो ये कहते हैं ये कैसे संभव है कि शूद्रों की संख्या दक्षिण भारत के गुरुकुलों में सबसे ज्यादा है? तो वो कहता है शूद्रों की ही नहीं, दक्षिण भारत के गुरुकुलों में महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या भी सबसे ज्यादा। तो वो एक उत्तर दे रहा है प्रश्न का जिसमें वो बोल रहा है कि दक्षिण भारत के गुरुकुलों में लगभग 58% लड़कियां हैं और 42% लड़के हैं। वाह। तो फिर उसको पूछा गया ये कैसे संभव हो रहा है भारत में? तो कहता है कि क्वाइट नेचुरल, ये स्वाभाविक है, क्योंकि दक्षिण भारत में महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। और वो कह रहा है वैसे तो भारत में सभी जगह लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, और आप जानते हैं कि 1881 में अंग्रेजों ने जब पहला सेट माफ करिएगा, मैं एक पॉइंट यहाँ ये रेज करना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, बट जैसा कि सर बता रहे हैं और डेटा बैक डेटा है, तो मतलब सीरियसली अगर आप ये सोचें कि लड़कियों की संख्या पहले ज़्यादा थी 1835 के आसपास, मतलब उस समय ब्रिटिशर्स को आए हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, आई गेस 100 साल भी नहीं हुए होंगे पूरे। तो मतलब हमें कितना चेंज किया गया, हमारे माइंडसेट को कितना बदला गया है, कितनी कुछ चीज़ें ऐसे बताई गई जो शायद सही नहीं है। मे बी सोसाइटी पेट्रियार्कल आफ्टरवर्ड्स हुई हो, जो हम लास्ट के 100 साल उनके राज्य में रहे हो, तो अगर वहाँ पे लड़कियों को नहीं मारा जा रहा था और गर्ल्स वर मोर देन गाइज, स्पेशली इन साउथ इंडिया, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या चल रहा था उस टाइम पे, और जो अभी हमें बताया जाता है वो कितना सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कराया, पहला जनसंख्या सर्वेक्षण कराया, तो उसमें भी रेशियो यही निकलता है, महिलाएं लगभग 53% हैं 53 और 47% पुरुष। तो वो कह रहा है कि गुरुकुलों में दक्षिण में लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ती हैं।
फिर वो पूछ रहा है कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक है, तो वो कहता है कि वो सब महिलाएं ही हैं। लड़कों को पढ़ाने के लिए पुरुष है, लड़कियों को पढ़ाने के लिए महिलाएं हैं। तो फिर उससे पूछा जा रहा है कि ये जो अध्यापक पढ़ाते हैं, इनके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर है क्या? तो वो कह रहा है कि सभी गुरुकुलों के साथ उच्च अध्ययन केंद्र जुड़े हुए हैं, जहां पर इन अध्यापकों को तैयार किया जाता है और तैयार होने के बाद वो गुरुकुलों में पढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं। हर गुरुकुल के साथ एक उच्च अध्ययन ट्रेनिंग सेंटर्स। फिर उसके साथ पूछा जा रहा है कि अच्छा ये बताओ, भारत के इन स्कूलों में, माफ करो गुरुकुलों में क्या विषय पढ़ाए जाते हैं? तो गिना रहा है कि 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। हमारे तो 6 चल रहे हैं। किस विषय पर जोर दिया जाता है? तो वो कहता है कि भारत के गुरुकुलों में सबसे ज्यादा गणित पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो ये गणित कौन सा पढ़ाया जाता है? तो वो कहता है वैदिक गणित पढ़ाया जाता है। तो फिर अंग्रेज पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ एक कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, तो उनका भारत वाले उसको पढ़ते नहीं है और उसमें उनकी ज्यादा रुचि भी नहीं है, वो वैदिक मैथमेटिक्स में ज्यादा रुचि लेते हैं। फिर दूसरा कौन सा विषय है जो सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है गणित के बाद? तो कहता है दूसरा सबसे बड़ा विषय है खगोल शास्त्र। इसको सब भारतवासी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी। तीसरा कौन सा विषय है? तो वो कहता है मेटलर्जी, ज्योग्राफी, भूगोल शास्त्र। फिर चौथा कौन खगोल सा विषय है? तो वो कहता है कि कारीगरी। कारीगरी माने जो विभिन्न तरह की कारीगरियां गाँव में रहती हैं। हमारे सभी गाँव में 18 तरह के कारीगर होते हैं। कोई लोहे का काम करने वाला, कोई लकड़ी का काम करने वाला, कोई बांस का काम करने वाला, कोई मिट्टी का काम करने वाला। तो वो कह रहा है कि सभी गुरुकुलों में ये कारीगरी पढ़ाई जाती है। 18 विषय उसमें अलग है। फिर वो पूछ रहा है कि इसके आगे के विषय बताओ। तो कहते हैं वो कि एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स समझते हैं? मॉडर्न साइंस का विषय है। ओ भाई। और भारत में 1835 में सभी गुरुकुलों में ये पढ़ाया जाता है, एस्ट्रोफिजिक्स। फिर और क्या पढ़ाते हैं? तो कहते हैं रसायन शास्त्र पढ़ाते हैं। रसायन शास्त्र के साथ और क्या पढ़ाते हैं? तो कहता है चिकित्सा शास्त्र पढ़ाते हैं। चिकित्सा शास्त्र में क्या विषय है? तो वो कहता है औषधि विज्ञान एक है और शल्य क्रिया दूसरा है, माने सर्जरी है और मेडिसिन है। और ऐसे ऐसे करके वो 18 विषय को गिनाता है। तो फिर वो पूछते हैं, बड़ा पॉइंट यहाँ ये भी है कि सर्जरी वाली चीजें हमारे पास ऑलरेडी थी। इसका मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी सर्जरी वगैरह थे इंडिया में। ये बड़ा पॉइंट है नोट करने लायक। 18 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं यार। और बड़ी बात ये भी है एक कि यहाँ पे जो हम अभी क्लास में बांट देते कि यार ये काम अच्छा नहीं है और वो कारीगर वैसा है, नीचे देखते हैं ना उनको कि अच्छा कारपेंटर है तो थोड़ा नीचे, प्लम्बर है तो थोड़ा नीचे। बट अगर सोचो राजाओं के बेटे बेटियां भी अगर पढ़ रहे वही चीज़ गुरुकुल में, तो मतलब क्लासिज्म भी ज़्यादा नहीं था इंडिया में। तो ये सब चीज़ें हैं कि क्या था और क्या बताया जाता है कि कैसे संभव है कि भारत के विद्यार्थी ये 18 विषय पढ़ लेते हैं। तो वो बताता है कि भारत के विद्यार्थियों को गुरुकुल में जब प्रवेश मिलता है तो वो सामान्य रूप से 5 वर्ष के होते हैं, और जब वो गुरुकुल से पढ़कर निकलते हैं तो उनकी उम्र 21 और 22 वर्ष की होती है। लगभग उनको इतना समय मिलता है 15-16 साल जितने में वो सब पढ़ लेते हैं। तो फिर उनको पूछा गया कि ये विषय कैसे पढ़ाए जाते हैं, रोज पढ़ाए जाते हैं? तो उसने कहा नहीं, रोज नहीं पढ़ाए जाते, एक एक करके पढ़ाए जाते हैं। एक एक करके पढ़ाए जाते हैं माने एक विषय लिया और उसको पूरे 1 साल पढ़ाया या 8 महीने पढ़ाया या 9 महीने पढ़ाया। जब वो पूरा हो गया तब उसको छोड़ा, फिर दूसरा विषय लिया, फिर तीसरा विषय लिया। ऐसे करके 15-16 साल में सब विषय पढ़ाए जाते हैं। फिर वो पूछ रहा है परीक्षा कैसे होती है? तो उनका भारत में परीक्षा होती नहीं है। परीक्षा नहीं होती क्या? तो कैसे पता चलता है? वो पूछ रहे हैं बहुत सारे एमपीज के इवैल्यूएशन का तरीका क्या है। सही बात है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो आचार्य और शिक्षक होते हैं वो विद्यार्थियों को जब एक विषय पूरा पढ़ा देते हैं तो उसी के आधार पर उनके कौशल को जानने के लिए, हुनर को परखने के लिए कुछ काम उनको दे दिए जाते हैं। वो काम कितनी कुशलता से करते हैं इसके आधार पर तय होता है। ये नहीं है कि क्लासरूम में बैठकर 3 घंटे का कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्लासरूम में रट लिया है और आंसर शीट पर वॉमिटिंग कर, ऐसा नहीं है। उसने मजाक में कहा है लेकिन ये गंभीर है समझने के लिए।
तो उसको पूछा गया है कि अच्छा आप जरा बताओ कि हमारी इंग्लैंड की स्थिति क्या है, अगर ऐसी शिक्षा भारत में है तो इंग्लैंड में। तो कहता है जी इंग्लैंड में तो अभी 70% ही साक्षरता नहीं है। और वो कह रहा है कि जब भारत में 7,32,000 गुरुकुल है तो पूरे इंग्लैंड में कुल मिलाकर 240 भी स्कूल नहीं है, और जो स्कूल है उनमें गणित पढ़ाना तो किसी को नहीं आता है, वो एक ही विषय पढ़ाते हैं और वो है बाइबल, और कुछ पढ़ाने को इनको नहीं है। तो ये था वीडियो गाइस, एंड आई होप आपको पसंद आया हो। इतनी बड़ी बातें, इतनी ऐसी चीज़ें निकल के आई जो बहुत शॉकिंग है सुनने में, कि उस समय ब्रिटिशर्स के पास खुद में सिर्फ 17% लिटरेसी रेट था। सोचो क्या होगा। और ये लोग दुनिया में जा जा के ये मचा रहे थे तबाही और ये सब कर रहे थे। तो और उस समय ये लोग खुद पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो शायद ये एक उनका एक एरिस्टोक्रेट जिनको बोलते हैं ना, राजशाही तबका ही था एक, जो पढ़ा लिखा भी होता था और जो यही सब काम करता था। तो शायद सिर्फ पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही ऐसा काम करते हैं। तो ये लोग आके इन्वेड करते थे और दूसरे की एजुकेशन सिस्टम को ख़राब करने के लिए काम करते थे। क्योंकि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया था उस टाइम पे, और अब जो है अभी भी, खैर मेरे को लगता है अभी भी इंडिया के पास जो भी है बाकियों से तो बेहतर है। और हाँ, ये बहुत डिबेटेबल बात है, क्योंकि अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत बदल दिया है इसको। लेकिन जो पहले था अब तो उस पर सिर्फ प्राउड फील किया जा सकता है, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो कमेंट में बताइए। अगर आपको कुछ और तरह की वीडियोस चाहिए तो वो भी हमें बताइए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।